सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 9। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक बेहद सुनहरे पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के लेजेंडरी न्यू थिएटर्स की। देखिए, इसे सिर्फ एक फिल्म स्टूडियो समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में वो महान संस्थान था जिसने पहली बार हमारे सिनेमा को एक प्रॉपर भाषा दी, संगीत का एक गहरा ढांचा दिया, उसे साहित्य से जोड़ा और हाँ, एक ऐसी गरिमामय उदासी दी जो फिल्म खत्म होने के बाद भी बस हवा में तैरती रहती है। अब किसी टिपिकल एजेंडे के बजाय हम न्यू थिएटर्स की पूरी फिलॉसफी को इन 4 बहुत ही गहरे और मजबूत पिलर्स के जरिए समझ सकते हैं। लिटरेचर, म्यूजिक, डिग्निटी, मेलनकॉली, यानी साहित्य, संगीत, गरिमा और उदासी। सच कहूं तो यही वो सॉलिड बुनियाद है जिस पर इस पूरे स्टूडियो की आत्मा टिकी हुई थी। द सिनेमा ऑफ डिग्निटी, 1931, अ कल्चरल शिफ्ट। 1931 के उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ बंबई में आलम आरा ने पर्दे को बोलना सिखाया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कलकत्ता में विजनरी इंजीनियर BN सरकार ने न्यू थिएटर्स की नींव रखी। उनका विजन बिल्कुल अलग था। वो सिनेमा को सिर्फ आवाज नहीं बल्कि संस्कार देना चाहते थे, यानी कल्चरल वैल्यूज और रिस्पेक्ट। जरा सोचिए, उस दौर के जो आम स्टूडियोज थे वे किसी फैक्ट्री की तरह काम करते थे। सेट्स, लाइट्स और बस जल्दबाजी में तमाशे बनाए जा रहे थे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट न्यू थिएटर्स एक ऐसा इंटेलेक्चुअल माहौल था जहां गजब का डिसिप्लिन था, एक कल्चरल एटमॉस्फेयर था और सबसे बड़ी बात, एक आर्टिस्टिक पेशेंस था। लिटरेचर मीट्स द स्क्रीन, फाइंडिंग मॉरल वेट। तो सिनेमा में ये जो एक मॉरल वेट आया, ये जो भारीपन आया, वो बंगाल रेनेसा यानी बंगाल पुनर्जागरण से जुड़ा था। 1931 की इस टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। उसी साल सिनेमा में आवाज आती है, उसी साल न्यू थिएटर्स की स्थापना होती है और उसी साल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्य पर बेस बंगाली टॉकी देना पौना रिलीज होती है। इस फिल्म ने लिटरली ये साबित कर दिया कि सिनेमा कोई मेला या तमाशा नहीं है, बल्कि ये एक रिस्पेक्टेड कल्चर का हिस्सा है, जहां असली कहानी सिर्फ बाहर के एक्शन में नहीं बल्कि किरदारों के भीतर के सफर में चलती है। इन महान कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए एक पूरा का पूरा गुरुकुल तैयार हो गया था। देवकी बोस, PC बरुआ, बिमल रॉय, KL सहगल से लेकर पंकज मल्लिक तक, मतलब टैलेंट का एक ऐसा समंदर। ये वो जगह थी जहां आर्टिस्ट्स ने माहौल बनाना सीखा, खामोशी को कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखा और अपने डायलॉग्स को एक लिटरेरी डिग्निटी यानी साहित्यिक गरिमा देना सीखा। और इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय अरीन पॉल प्रोडक्शंस। बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, वी क्रिएट एक्सपीरियंस। द प्लेबैक सिंगिंग रेवोल्यूशन, अ म्यूजिकल फिलॉसफी। अब न्यू थिएटर्स का जिक्र हो और KL सहगल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी आवाज में एक अजीब सा नशा था, एक ऐसी थकान थी जो सीधे किरदार के मन का तूफान बाहर ले आती थी। स्टूडियो की फिलॉसफी बहुत क्लियर थी कि कोई भी गाना कहानी में रुकावट नहीं है, बल्कि वो किरदार के अंदर की भावनाएं हैं जो छलक कर बाहर आ रही हैं। इसी म्यूजिकल फिलॉसफी ने 1935 में एक बहुत बड़े टेक्निकल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, फिल्म भाग्यचक्र और उसके हिंदी वर्जन धूप छांव के साथ। ये प्लेबैक रेवोल्यूशन आखिर काम कैसे करता था? चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले सिंगर को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर एक्टर सेट पर बिना लाइव गाने के स्ट्रेन के सिर्फ होंठ हिलाता है या लिप सिंक करता है और आखिर में उस एकदम पॉलिश्ड आवाज को चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इस सिस्टम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक्टर्स लाइव गाने के प्रेशर से आज़ाद हो गए और RC बुराल और पंकज मल्लिक जैसे दिग्गज संगीतकारों को डीप क्लासिकल म्यूजिक क्रिएट करने का पूरा मौका मिल गया। द ग्रामर ऑफ मेलनकॉली, PC बरुआस देवदास। PC बरुआ की देवदास ने इंडियन सिनेमा को एक बिल्कुल नई लैंग्वेज दी। ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक इंसान के अंदरूनी पैरालिसिस और एक हीरो की कुछ भी ना कर पाने की ट्रेजेडी थी। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक ऐसा दुख जो हाथ जोड़कर आता है, चीखता नहीं। बिल्कुल यही बात थी। लाउड मेलोड्रामा से हटकर सहगल की आवाज और बरुआ के एस्थेटिक कंट्रोल ने मिलकर उदासी का एक नया ही व्याकरण सेट कर दिया था।
हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि न्यू थिएटर्स सिर्फ अपनी इस पोएटिक उदासी के लिए ही मशहूर नहीं था। ये अपने आप में कंप्लीट स्टूडियो था, एक जबरदस्त टेक्निकल पावर हाउस। बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिंग, लाइटिंग का कड़ा अनुशासन, बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में फिल्मों का निर्माण, वेल ट्रेन्ड परफॉर्मर्स और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूजिक डिपार्टमेंट। बीएन सरकार ने उस कच्चे काम को एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित आर्ट फॉर्म में बदल दिया था। In eternal cultural legacy, the spirit survives. लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे युद्ध के साल करीब आए, दर्शकों का टेस्ट बदला, बम्बई हिंदी सिनेमा का नया सेंटर बन गया और न्यू थिएटर्स का डिक्लाइन शुरू हुआ। पर ये कोड बहुत कुछ कह जाता है। स्टूडियोज भी इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडियोज अपनी इमारतों से ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। ये बिल्कुल सच है। दरवाजे भले ही बंद हो गए हों, लेकिन वो भद्रलोक सेंसिबिलिटी हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा के डीएनए में बस गई। और उस तहजीब की गूंज, वो एकोज, बाद में भी बहुत साफ सुनाई दी। बिमल रॉय, जो उसी गुरुकुल से निकले थे, उनकी 2 बीघा जमीन और मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्मों में हमें वही विजुअल कंट्रोल और गरिमा दिखती है। फिर चाहे वो डिग्निफाइड प्लेबैक सिंगिंग की लेगेसी हो, एक जॉनर के रूप में मिलिंकॉलिक रोमांस हो, या फिर सिंगर एक्टर ट्रेडिशन, ये सब उसी महान स्टूडियो का ही अक्स है। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आज के इस दौर में जहां फास्ट एल्गोरिथम, जल्दी जल्दी रिलीज होने वाली फिल्मों और बड़े बड़े तमाशों का राज है, न्यू थिएटर्स की ये मेमोरी मॉडर्न दर्शक को आखिर क्या सिखाती है? शायद यही कि एक ठहराव, टोन, भाषा और कलात्मक गरिमा आज भी बहुत मायने रखती है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। तो जब भी सिनेमा के उस शोरगुल से दूर किसी शांत और संगीतमय पुराने कलकत्ता स्टूडियो की बात निकलेगी, तो ये याद रखना जरूरी है कि वहाँ सिर्फ तमाशा नहीं, बल्कि सिनेमा की आत्मा रची जा रही थी। सिनेमा, इंडिया रिमेंबर्स इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स।